हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो PYQs विद कॉन्सेप्ट हम कवर कर रहे हैं। ये 5th क्लास है हमारी। 40 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आज की क्लास में हम कवर करेंगे और ये 2021 का जो पेपर है डिग्री कॉलेजेस वाला, वहां से मैं करा रही हूँ, आप सबको पता ही है। और कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आया था एक दो का कि हमारे पास 2021 का जो है वो आंसर की है। सो प्लीज जिनके पास भी है वो भेज दीजिएगा ताकि मैं भी रिकन्फर्म कर पाऊं। बट जहां तक मुझे लगता है अब तक जितना कराया मैंने, उसमें एक क्वेश्चन में आप लोगों में से किसी ने बोला था कि क्रिएटिविटी का रिलेशन जो है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग से है या डाइवर्जेंट थिंकिंग से है, इस तरीके के ऑप्शन थे। और एक ऑप्शन था कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बोथ। ओके, सो मैंने कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बोथ बताया था बिकॉज केवीएस के टाइम पे मैंने आपको बोला था कि डाइवर्जेंट थिंकिंग आना चाहिए, लेकिन उन्होंने आंसर की में फिर कन्वर्जेंट दिया, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है उसमें भी बिल्कुल हो सकता है कि लेस हो क्रिएटिविटी, बट होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग में हम क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं है वहां पे कन्वर्जेंट में, यानी जैसे अपने जो क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं उसमें 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शंस दिए होते हैं ना, बट उन ऑप्शंस में भी तो कई बार हम सोचते हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी कन्वर्जेंट में भी शामिल हो सकती है अगर हमें एक्सप्लेन करना पड़े तो। ओके, इसलिए मैंने वो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट वाला आंसर आप लोगों को सही बताया था। बट अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की जो कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, मेरे पास अभी तक किसी ने भेजी नहीं है, प्लीज जिसके पास भी है वो ये मत सोचिए कि कोई और भेज देगा। तो मेरे पास आंसर की, आपके पास 2021, 2018 और 2016 में से जिस भी एग्जाम की आंसर की है वो आप भेज दीजिएगा। वो मेरे लिए कंपैरेटिवली हेल्पफुल हो जाएगा बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा सोचना, सर्च कर, मतलब वो होता है ना आंसर की से एक बार कंफर्मेशन से मिल जाती है आपको आंसर पता हो तो, राइट। सो अब तक जितना भी मैंने कराया था वो मैंने अपने बेसिस पे कराया है, जितनी भी नॉलेज है या जितनी भी बुक्स या जो भी चीजें मटीरियल बाकी सबके बेसिस पे। बट जिनके पास आंसर की है प्लीज सेंड मी। ओके, और कहां सेंड करना है? इनकलकेट रवीना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है बट मैं स्टिल फिर से बता देती हूं, इनकलकेट रवीना @gmail.com। ठीक है, सो इस पे भेजना है जी, प्लीज मेल कर दीजिएगा ताकि बाकी बच्चों के लिए भी हेल्प हो जाए। अदरवाइज मुझे करवाना तो है ही, बट आप भेज देंगे तो मेरे लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, एंड चलिए फिर क्वेश्चंस करते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और फीडबैक जरूर दिया कीजिए कि आपको समझ आया नहीं आया, कुछ हेल्पफुल लगा या नहीं लगा। ओके, चलिए जी। सो आज का क्वेश्चन है, और जैसे कई स्टूडेंट्स बोल रहे थे ना कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। मैंने नहीं देखा है इस एग्जाम का पैटर्न, मैंने सिर्फ आप लोगों से पेपर देखे थे या फिर मैंने आपका सिलेबस देखा है जो मैं आपको कवर करा रही हूँ। एक बार देख लीजिएगा बिकॉज जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं उनमें से उनका कहना है कि 0.5 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, यानी एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.5 मार्क्स शायद कट होता हो। वो चेक कर लीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग ओडिशा वाले पीजीटी एग्जाम में है, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। प्लस जो नेट के क्वेश्चंस है ना, यानी जो क्वेश्चन पेपर नेट के मैंने सोल्व करवा रखे हैं ऑलरेडी, उनको देख लीजिएगा प्रैक्टिस करने के लिए। बिकॉज ये जैसे आज का ये क्वेश्चन है, ये दिसंबर 2012 या पता नहीं 13 था शायद, दिसंबर 2013 में पूछा गया था ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में। ओके, सो वहां से डिट्टो क्वेश्चन आए हुए हैं दिसंबर 2013 से। मैंने देखा कि अच्छा 4-5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट वहां से ही हैं। ठीक है, सो इट्स बेटर कि रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं, यानी जितना आप कर पाए, वो नेट के क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो 3 क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं ना, 2021 का, 18 का और 16 का, ये तो मैं करवाऊंगी ही। इसके अलावा आप नेट के क्वेश्चन पेपर भी कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो, जो कि आपको निकालना चाहिए। ठीक है, बस यही मुझे बताना था। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख सकते हैं। व्हाट आर द चेक्स एंड बैलेंसेस अवेलेबल इन सोसाइटी फॉर रेगुलेटिंग सोशल बिहेवियर ऑफ पीपल, यानी सोसाइटी में हम कैसे बिहेव करते हैं कि भाई क्राइम रेट ना हो या कोई गलत बिहेव ना हो, तो उसको सोशल बिहेवियर बैलेंस में रहे, बढ़िया रहे, सोसाइटी में शांति बनी रहे, उसको रेगुलेट करने के लिए हम क्या चेक्स एंड बैलेंसेस जो है उनको यूज करते हैं, क्या चीजें अवेलेबल हैं हमारे पास। ओके, सो मोर्स, folkways या institutions, enacted laws and punishment, meditation and prayer, reading religious books। मान लो आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप कैसे सोल्व करोगे? एलिमिनेशन मेथड से। जैसे अब हमें पता है सोसाइटी में जब आप बिहेव करते हैं, अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो हमारे पास लॉज एंड पनिशमेंट तो हैं डेफिनेटली। ठीक है, सो ये तो एक अच्छा रास्ता है, हम बोल सकते हैं, यानी सेकंड 2 ऑप्शन में रहेगा। अगर सेकंड रहेगा तो बाकी 2 तो वैसे ही कट आउट हो गए, यानी 50% चांस है अब आपका क्वेश्चन ठीक होने के। ठीक है,
मेडिटेशन एंड प्रेयर, देखिए अब इसमें है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड के साथ थर्ड, यानी फर्स्ट और थर्ड में से हमें डिसाइड करना है कि कौन सा चेक्स एंड बैलेंस सही है। तो हमें फर्स्ट का भी नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि सिर्फ मेडिटेशन या प्रेयर जो कि सोसाइटी में डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, क्या उससे हम लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, बिकॉज मेडिटेशन या प्रेयर एक पर्सनल चीज हो गई। लॉज और पनिशमेंट जो है वो एक सोशल लेवल पे आपके सामने है चीजें, कि आपने गलत किया तो ये पनिशमेंट मिलेगी, ये लॉ है हमारे पास। सो वो चीजें सही है, बट मेडिटेशन और प्रेयर जो है वो कहीं से भी आपके चेक्स एंड बैलेंसेस सोसाइटी के लेवल पे चीजें चेक नहीं कर सकती। हाँ, हो सकता है जो लोग मेडिटेशन या प्रेयर करते हो वो थोड़ा ठीक रहते हो, या वो शांति बनाए रखते हो, या कोई गलत काम ना करते हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्रेयर करते हैं या मेडिटेशन करते हैं वो बिल्कुल ही जो है कोई भी क्राइम करने नहीं करेंगे, ठीक है? तो ऐसा जरूरी नहीं है। सो मेडिटेशन एंड प्रेयर एक चेक या बैलेंस नहीं हो सकता। ओके, तो थर्ड तो नहीं आएगा, यानी हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि आप एक बार पढ़िए उसको। कई बार हम क्वेश्चन को पढ़ के देख के छोड़ देते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी वैसे तो देखा जाए तो इनमें से एक ही आंसर होना था इसका, जो हमने बोला कि फर्स्ट होना है, बट कहीं ना कहीं हमारी जो थिंकिंग है क्रिएटिवली या क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व तो हुई ना, इसलिए जो वो आंसर था क्रिएटिविटी वाला उसमें हम जा सकते हैं कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट दोनों के साथ भी। सो वो डिपेंड करता है कि आंसर क्या देते हैं। अगर आपके आंसर की में डाइवर्जेंट दिया हुआ है तो अगर आगे क्वेश्चन आता है तो यू शुड गो विद डाइवर्जेंट। ओके, और बाकी जिन स्टूडेंट ने पहले की क्लासेस देखी होंगी क्वेश्चन वाली स्पेसिफिकली, उनको पता होगा मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रही हूं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, यानी सोसाइटी में बदलाव का कौन सा प्रोसेस नहीं है। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, सोशलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। तो देखिए मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ये तो मैंने पढ़ाए थे आपको, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी ये चीजें हुई तो सोसाइटी में चेंज आएगा। तो ये एक प्रोसेस है सोशल चेंज का, इनकी वजह से सोशल चेंज आता है। ओके, मोर और लेस सोशलाइजेशन और सेक्युलराइजेशन की वजह से भी आती हैं चीजों में चेंजेस, बट अगर मतलब होता है ना मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना हो तो सोशल, देखिए तो फर्स्ट एंड डी तो नहीं होगा, ठीक है? सो ये तो डेफिनेटली प्रोसेसेस हैं, ये तो हमें पता है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकते, यानी ये तो कट आउट हो जाते हैं हमारे। ओके, सेक्युलराइजेशन और सोशलाइजेशन बचता है हमारे पास। तो सोशलाइजेशन तो अपने आप में ही एक चेंज का प्रोसेस है, राइट? मतलब आप सोसाइटी में जब, सोशलाइजेशन क्या है, आप इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी में, जैसे सोशलाइजेशन के एजेंट्स भी हमने पढ़े हैं कि स्कूल या जो सोसाइटी है, या फिर जो बोल देते हैं हम फैमिली, नेबरहुड, या ये सब क्या है, सोशलाइजेशन के एजेंट्स बोलते हैं, हम उसमें पढ़ते भी हैं। तो यानी सोशलाइजेशन मतलब एक तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, और इंटरेक्शन जब आपका किसी से होता है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो उस हिसाब से सोशलाइजेशन तो अपने आप में ही एक प्रोसेस है सोशल चेंज का। उस हिसाब से मुझे भी लगता है इसका आंसर सेक्युलराइजेशन, क्योंकि सेक्युलराइजेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि एक प्रोसेस है सेक्युलराइजेशन जिसमें हम चाहते हैं कि सभी धर्म बराबर हों, हम किसी भी धर्म के प्रति जो है वो होता है ना कि उसके प्रति नेगेटिव भी ना हो, और हम बिल्कुल एक तरफा भी सिर्फ एक ही धर्म को सपोर्ट करें वो भी ना हो। तो वो सेक्युलराइजेशन है, वो एक सेक्युलर सोसाइटी होगी जहां पे सभी धर्मों को बराबर जो है वो माना जाता हो, राइट? सो ये सेक्युलराइजेशन का प्रोसेस अगर होता है तो मतलब पता नहीं, वो होता है ना एक चार में से एक ऑप्शन हमें चूज करना ही है तब जाके, क्योंकि बाकी तीन तो डेफिनेटली सोशल चेंज के प्रोसेस हम मानेंगे ही, इसलिए नहीं मानेंगे तो वो एक ही बचता है। कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली लगता है सेक्युलराइजेशन भी एक प्रोसेस हो सकता है चेंज का, बट यहाँ पे बाकी तीन तो डेफिनेटली लग ही रहे हैं, तो हम बी आंसर के साथ जा सकते हैं। ठीक है, सो ये एक तरीका हो सकता है आपका सोल्व करने का, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे मेरे पास भी अभी आंसर की नहीं है तो आई एम नॉट श्योर कि यही होना चाहिए, बट ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज विच आई हैव, मुझे पर्सनली बी इसका आंसर लगता है। बाकी आपके पास आंसर की है जिनके पास वो चेक कर लीजिएगा और मुझे भी भेज दीजिएगा, राइट? विच इज नॉट अ क्राइटेरिया यूज कंसिस्टेंटली फॉर प्लेसिंग पीपल इन पर्टिकुलर सोशल क्लास। तो एक पर्टिकुलर सोशल क्लास में लोगों को रखने के लिए कौन सा जो वो बोलते हैं क्राइटेरिया है, कंसिस्टेंटली यूज नहीं किया जा सकता। मतलब उसको यूज किया जा सकता है बट किया नहीं जाता, मतलब कंसिस्टेंटली, मतलब पहले से ही चला आ रहा हो। जैसे कास्ट है, उस बेसिस पे क्लासेस बनना वो है कि हाँ एक सोशल क्लास बन जाती है कि भाई ये इस कास्ट के लोग हैं, ये इस कास्ट के, ये इस कास्ट के। तो कास्ट के बेसिस पे हमने कंसिस्टेंटली देखा है कि एक क्लास बन जाती है,
राइट तो वो है कंसिस्टेंटली का मतलब। रिलीजन, रेस, वेल्थ, वेल्थ के बेसिस पे भी हमने देखा है गरीब अमीर एक क्लास सी बन जाती है, ठीक है। रेस और रिलीजन के बेसिस पे भी हमने देखा है, ठीक है। सो नॉलेज के बेसिस पे हमने कंसिस्टेंटली कभी नहीं देखा कि ये इसको एक क्राइटेरिया माना जाए कि आप जो है एक सोशल क्लास की, अच्छा इसको ज्यादा नॉलेज है इसको कम नॉलेज है, ऐसा क्राइटेरिया आपको सोसाइटी के लेवल पे नजर नहीं आएगा, राइट। सो आंसर इसका मेरे अकॉर्डिंग सी होना चाहिए। चलिए जी, अ कॉमन फीचर ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये क्वेश्चन भी रिपीट है, यूजीसी नेट में पूछा गया था 2013 दिसंबर में। सो वहां से डिट्टो ये क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो कॉमन फीचर पूछा है हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म का। सो इनका कॉमन फीचर क्या हो सकता है? अनरियलिटी ऑफ ये फ्री वर्ल्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, सोल, कर्मा और रीबर्थ। तो ये देखिए ये बाकी जो तीन है, मतलब कोई सोल में बिलीव करता होगा, नहीं करता होगा, कोई गॉड में करता है, नहीं करता है, बट कर्मा और रीबर्थ जो है उसमें सब बिलीव करते हैं। ओके, ये तीनों के तीनों कर्मा और रीबर्थ में बिलीव करते हैं। एक कॉमन फीचर जो है वो इन तीनों में हमें कर्मा और रीबर्थ का नजर आएगा। ये तीनों इस चीज को शेयर करते हैं कि हाँ आप जो है ट्रांस माइग्रेट होते हैं, मतलब एक इंसान के नंबर ऑफ रीबर्थ हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए गुड कर्मा और बैड कर्मा पे वो चीजें डिपेंड करेंगी कि आपकी जो साइकिल है वो गुड कर्मा बैड कर्मा पे डिपेंड करेगी। ओके, कई जगह पे आपको ये भी मिल सकता है जब जैनिज्म और बुद्धिज्म में आप डिफरेंस देखेंगे कि जैनिज्म जो है वो रीइंकार्नेशन में बिलीव करता है। तो रीइंकार्नेशन जो है वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं अवतार, मतलब आप जो अभी हैं इस जन्म में नेक्स्ट जन्म में भी सेम होंगे, मतलब आपका सेम बर्थ वो होगा, चीजें या जो क्वालिटीज या सब चीजें सेम होंगी। बट रीबर्थ का मतलब आपने जन्म लिया है, किसी भी उसमें हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि आप ह्यूमन है तो ह्यूमन ही बने। बट जैनिज्म का मानना है कि आप जो आज हैं वही नेक्स्ट जन्म में आप होंगे। रीबर्थ तो होगा ही, री इनकारनेशन भी होगा, बट बुद्धिज्म रीबर्थ को मानता हुआ नजर आता है, री इनकारनेशन को मानता हुआ नजर नहीं आता, अकॉर्डिंग टू द जो सोर्सेज हैं ऑथेंटिक उनके हिसाब से। ओके, तो ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी फॉर वाइगोट्स्की, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स अपीयर सेंट्रल टू लर्निंग। तो लर्निंग में कौन सी चीज फोकस में या सेंटर में रहती है जब वाइगोट्स्की की बात आती है? तो वाइगोट्स्की ने किसकी बात की है? सोशियो कल्चरल थियरी की बात की है, राइट। यानी सोसाइटी और कल्चर को वो अहमियत देते हैं। सो कल्चर एंड लैंग्वेज जो है वो इसका आंसर हो सकता है। अडेप्टेशन हम पढ़ते ही नहीं है इसके अंदर, डिसइक्विलिब्रियम भी नहीं पढ़ते, हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। इनफैक्ट उसमें जो हम पियाजे में पढ़ते हैं वो भी अकोमोडेशन और एसिमिलेशन एंड इक्विलिब्रियम, ये तीन प्रोसेसेस पढ़ते हैं, उसमें भी हम स्कीमा से रिलेटेड, राइट। सो वो चीजें अलग हो गई। प्रोक्सिमिटी में हम ZPD तो पढ़ते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, वो चीज अलग है। बट कल्चर और लैंग्वेज जो है वो उसको अहमियत वाइगोट्स्की ने दी है और इसीलिए सोशियो कल्चरल थियरी इनकी थियरी का नाम है, राइट। Analysis of sociological processes involved in educational institution could be known as। अच्छा, तो मुझे समझ आया ये क्वेश्चन देख के कि अच्छा किसी ने पूछा था ना पहले कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन या एजुकेशनल सोशियोलॉजी में क्या डिफरेंस है, और मैंने आपको बताया था कि अच्छा एक टर्म पहले यूज की जाती थी एजुकेशनल सोशियोलॉजी, आज के टाइम में सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन यूज कर ली जाती है, बट दोनों सेम सी ही हैं, जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, किसी ने शॉर्ट वीडियो देखी हो तो। बट अगर हमें ये क्वेश्चन फिर भी सोल्व करना ही है, मतलब ऑब्वियसली हमें दे रखा है तो हमें एक कुछ ना कुछ डिफरेंस तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में बनाना पड़ेगा। तो जब हमने यहाँ पे क्या बोला, क्वेश्चन को ध्यान से अगर हम पढ़ें, हम एनालाइज कर रहे हैं सोशियोलॉजिकल प्रोसेसेस को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, यानी हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं एक तरीके से उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, यानी उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सोसाइटी से रिलेटेड या सोशियोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या हो रहे हैं वो हमें एनालाइज करनी है। तो हम इसको सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ये जो है एक बेटर ऑप्शन निकल के आता है। ओके, अगर एजुकेशनल सोशियोलॉजी दे रखा हो तो वो भी कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, बट फिर भी लॉजिकली अगर हम जाएं तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की, सोशियोलॉजी एक ब्रांच हो गई ना, मैंने आपको बताया भी था कि पहले एजुकेशनल सोशियोलॉजी इस्तेमाल करते थे वर्ड हम, ठीक है। तो उसके बाद कंफ्यूजन सा क्रिएट होने लग गया कि एजुकेशनिस्ट पढ़ाएंगे इस चीज को या सोशियोलॉजिस्ट इस पे रिसर्च करेंगे। तो तब जाके हमने वो एक होता ना, ये जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी वाली टर्म है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाई, बहुत टाइम तक नहीं चल पाई इस पे चीजें, तो इसलिए हमने सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एक ब्रांच बना दी, ठीक है, कि एजुकेशन की जो सोशियोलॉजी है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर हम सोशियोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, सो अकॉर्डिंगली आंसर जो है वो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन बेटर और लॉजिकल साउंड करता है, ठीक है जी।
नेक्स्ट है when learning is in one situation influences learning in another situation। तो एक सिचुएशन की लर्निंग जब दूसरी सिचुएशन की लर्निंग को इन्फ्लुएंस करे तो वो किस चीज का एविडेंस है ये। सो ये जो है ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग का एविडेंस हो सकता है, बिकॉज और यहां पर भी अगर बेटर वर्ड होता ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, क्योंकि लर्निंग और ट्रेनिंग में भी अपने आप में एक डिफरेंस होता है। आप बताइएगा कमेंट करके लर्निंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है। अगर आप नहीं बता पाए तो फिर नेक्स्ट मैं बताती हूँ फिर, ठीक है। सो लर्निंग और ट्रांसफर में डिफरेंस बताइएगा। अगर यहाँ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता जो कि मैंने पढ़ा भी रखा है आपको ऑलरेडी, सो वो बेटर जो है यहाँ पे एक ऑप्शन निकल के आ सकता था। बट बाकी ऑप्शंस तो अवॉइडेंस इन लर्निंग या लर्नड हेल्पलेसनेस, लर्निंग टू लर्न, ये थोड़े बिल्कुल ही वो होता है ना, बिल्कुल ट्रैक से अलग हट के वर्ड्स हैं। बट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या ट्रेनिंग जो है वो रहेगा जब एक सिचुएशन की जो ट्रेनिंग है या लर्निंग है वो आपको दूसरी सिचुएशन में हेल्प करती है या इफेक्ट करती है। अब वो इफेक्ट वो जिस तरीके से इफेक्ट डाल रही है, पॉजिटिव भी हो सकता है जिसको हम पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोल देते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है जिसको जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हम बोलते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर तो इसका डी आना चाहिए। बाकी आंसर की में देख लीजिएगा एंड मुझे भी भेज दीजिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ ये चीज कि किसी स्टूडेंट ने लेट देखना शुरू किया हो ये, ठीक है। एजुकेशन इज द ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मेन। तो एजुकेशन का काम क्या है कि एक बच्चे में से उसका जो बेस्ट पोटेंशियल है वो बाहर निकालना। बट जो हम बेस्ट बोल रहे हैं, हम किन फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं बेस्ट में? मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्ट, जैसे हम बोलते हैं ना होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो होलिस्टिक में तो हम सब चीजों को इंक्लूड करते हैं। सो मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्ट, स्पिरिचुअल, मोटर, इंटेलेक्चुअल, सोशल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये तो डेफिनेटली नहीं रहेगा। तो बाकी बचे बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। सो वो होता है ना कि बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट में ऑटोमेटिकली आपकी मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्ट, स्पिरिचुअल सारी की सारी जो है वो डेवलपमेंट आ जाएगी एक तरीके से। तो हमें वो सारा बेस्ट बच्चे में से निकालना है, राइट। सो बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, यानी होता है ना, स्पिरिट का मतलब एक तरीके से हिंदी में भी आत्मा ही होता है। सो आपकी बॉडी, माइंड और सोल जो है उसको हम बेटर करना चाह रहे हैं, वो उसका बेस्ट हम आप में से निकालना चाह रहे हैं एजुकेशन की हेल्प से। सो डी इसका आंसर होना चाहिए। The most suitable aim of education in sociological perspective। तो sociological perspective अगर एजुकेशन का हम देखें, यानी जो एजुकेशन हम पढ़ा रहे हैं, जो एजुकेशन हम दे रहे हैं, उसको अगर सोसाइटी के वे में हम देखें कि सोसाइटी में क्या हेल्प होगी या क्या चीजें होंगी, उस पर्सपेक्टिव को देखते हुए क्या एम रहेगा, ठीक है। तो एजुकेशन का जो एम है सोशल चेंज का, मोरल डेवलपमेंट का, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन तो वैसे भी होता ही, अगर कोई इंसान एजुकेटेड नहीं है, उसको नहीं पढ़ाया जा रहा, वो स्कूल भी नहीं जा रहा, तो भी उसका सोशलाइजेशन हमें नजर आता है आसपास की सोसाइटी के साथ, नेबरहुड के साथ, पीयर ग्रुप के साथ। सोसाइटी में भी एक पीयर ग्रुप बन जाता है ना, तो वो सोशलाइजेशन तो होगा उसका। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑटोमेटिकली एक लेयरिंग हो गई जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करती है देखा जाए तो, राइट। सोशल चेंज, सोसाइटी में कुछ ना कुछ चेंज किसी ना किसी वजह से चलता ही रहता है, तो सोसाइटी में चेंज भी आएगा। बट एजुकेशन का हमारा एम रहता है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखते हुए मोरल डेवलपमेंट, जो नैतिक विकास है बच्चे का, वो हमें यहाँ पे एजुकेशन की हेल्प से करना है। सो वो एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बेटर ऑप्शन हो सकता है, मोस्ट सुटेबल। देखिए इन्होंने भी मोस्ट सुटेबल पूछा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली एजुकेशन कैसे ना कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो अफेक्ट हर ऑप्शन को करेगी। बट मोस्ट सुटेबल एम क्या रहेगा? मोरल डेवलपमेंट का मोस्ट सुटेबल एम नजर आ रहा है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को देखते हुए, ठीक है। यही क्वेश्चन आपका 2018 में भी पूछा गया है, यानी एटलीस्ट जो क्वेश्चन आपको पेपर मिले हुए हैं वो तो आपको कर लेने चाहिए बेटर तरीके से, ओके। सो ये मोरल डेवलपमेंट बेटर साउंड कर रहा है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन कुड बी अचीव्ड थ्रू। तो एजुकेशन में मॉडर्नाइजेशन हम कैसे अचीव कर सकते हैं? वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, यानी एजुकेशनल सिस्टम का व्यवसायीकरण करके, यानी हम उस एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बना दें कि आगे जाके, मतलब वो जैसे होता है ना कि 10th के बाद आपने पॉलिटेक्निक कॉलेजेस सुने होंगे, ITI सुना होगा, सो वो वोकेशनल कोर्सेज हैं एक तरीके से। सो वोकेशनलाइजेशन अगर हम एजुकेशन का कर देंगे तो क्या मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा एजुकेशन का? या चेंजेस इन करंट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन करिकुला। तो करंट जो हमारा साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम करिकुलम में चेंज कर दें, राइट। या हम फ्रीक्वेंटली करिकुलम में चेंज करते रहें जितना पॉसिबल हो सके, या फिर हम फिजिकल स्ट्रक्चर जो है कॉलेज का या स्कूल का इंप्रूव करें। सो फिजिकल स्ट्रक्चर इंप्रूव करने से मतलब आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी, दैट डजंट मीन कि मॉडर्नाइजेशन हो गया, डेफिनेटली, राइट। बहुत बड़ी बिल्डिंग है लेकिन टीचर्स अच्छे नहीं है, तो आप क्या करेंगे? मॉडर्नाइजेशन कैसे होगा एजुकेशन का, राइट। फिर आप करिकुलम में जितना
जल्दी हो सके जो है चेंज कर दीजिए। कई बार करिकुलम मतलब सालों तक चेंज नहीं होता है, हम कितना जल्दी चेंज कर लेंगे उसको, तो कैसे मॉडर्नाइजेशन होगा। और वोकेशनलाइजेशन में भी हम एक ही पहलू पे नजर डाल रहे हैं, बट अगर हम जो करंट साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम में चेंज करते हैं, सो ये बेटर साउंड है कि हाँ ठीक, हम चेंज की भी बात कर रहे हैं जो सी ऑप्शन में था, और वोकेशनलाइजेशन भी कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द जो करंट साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो बेहतर तरीके से हम जो करिकुलम एक बेटर बना पाएंगे, राइट। सो बी आंसर होना चाहिए जी इसका। बाकी एक बार फिर बोल रही हूं मैं कि आप लोग जो है मुझे वो भेज दीजिएगा, स्पेसिफिकली 2021 की तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं उनके पास है, सो वो भेज दीजिएगा। जिनके पास नहीं है वो कमेंट करके बता दो कि हमारे पास नहीं है, ताकि मैं वेट ना करूं, ठीक है। तो आज संडे है, मैं आज का वेट करूंगी, आज इसके अलावा मैं और कोई लेक्चर नहीं लूंगी, तो मुझे शाम तक प्लीज भेज दीजिएगा आप लोग, उसके बाद मैराथन्स का देखते हैं फिर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।